तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी लोगों में सर गलतफहमियां भी होती हैं एस्टेट प्लानिंग करते टाइम। वो क्या गलतफहमियां हैं जो लोगों के मन में आ जाती हैं? तो पहली तो मैंने वो गलतफहमी बनाई कि लोग मानते हैं कि भाई मेरे बच्चे आपस में सुलटा लेंगे, उनमें बहुत प्यार बना रहेगा, मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं तो इसलिए ये सब कुछ ऐसा कैसा चलता रहेगा। दूसरा, लोगों को ये पता ही नहीं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा कैसे हो। राइट, लोग एज्यूम करते हैं मैं शादीशुदा हूँ तो मेरे बाद तो सारी संपत्ति मेरी पत्नी या पति की है, जो कि बिल्कुल गलत है। राइट, इंडिया के किसी भी सक्सेशन लॉ में आपकी पत्नी या पति आपके सोल लीगल हेयर नहीं है, इकलौते लीगल हेयर नहीं है, उनको ये संपत्ति और लोगों से बांटनी पड़ेगी। राइट, तीसरी गलतफहमी जो लोगों के अंदर बहुत बड़ी है वो सोचते हैं मेरे पे फाइनेंशियल एसेट्स है और मैंने इसमें नॉमिनेशन कर रखा है तो मुझे किसी विल या ट्रस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। नॉमिनी को खाली बांटने का अधिकार होता है, रखने का अधिकार नहीं होता। नॉमिनी बनाकर आप उसको क्या अधिकार दे रहे हो कि मेरे बाद मेरी संपत्ति बांट देना, रख नहीं लेना। और बांटना पड़ेगा, अगर विल है तो विल के अनुसार, विल नहीं है तो जो लीगल हेयर्स हैं आपके एज पर लॉ उनको बांटना पड़ेगा। चौथी गलतफहमी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी ये है कि विल बनाना या ट्रस्ट बनाना ये अपशकुन है। राइट, उनको लगता है ये मतलब अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। तो ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये अपशकुन हो गया, डेथ के बारे में क्यों प्लानिंग करें। राइट, तो ये सब गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर। और एक और गलत फहमी है, लोग सोचते हैं विल बनाना या ट्रस्ट बनाना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिन पे बहुत सारी संपत्ति है। मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, मेरे पे है ही क्या। राइट, आपके बच्चों के लिए जो आपके पास है, चाहे वो 10 लाख रुपए हों, चाहे वो 50 लाख हो या 500 करोड़ हो, उतना ही ज़रूरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कितनी वेल्थ है। एस्टेट प्लानिंग सबके लिए ज़रूरी। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि एस्टेट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लेकिन कई बार तो हमने ये भी देखा है कि बहुत कम संपत्ति अगर किसी के पास हो और अगर डेथ हो जाए फादर की, तो उसमें भी जो बच्चे आपस में ही लड़ते रहते हैं कि क्योंकि सही तरीके से प्लानिंग उन्होंने नहीं की होती है। जैसा कि आपने कहा कि मैं क्यों बनाऊं, क्योंकि मेरे पास वो ज़्यादा संपत्ति है ही नहीं। कम ज़्यादा का सवाल नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई संपत्ति को आपके बाद चाहता है। राइट, क्या आप किसको देना चाहते हैं, कैसे देना चाहते हैं, कब देना चाहते हैं और किस तरह से देना चाहते हैं, और आपने आज क्या किया है कि वो उस तरह से पहुंच जाए जिस तरह से आप देना चाहते हैं। तो वो जो तरीका है ना, वो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ वेल्थ, कितनी संपत्ति है, से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपको आज ही बनाना पड़ेगा तरीका। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, लोग सोचते हैं कि मेरी क्या अभी डेथ होने वाली है, क्या मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ एक पेज पे ऊपर अपनी डेट ऑफ डेथ लिख दो, अगर लिख सकते हो तो। दुनिया में किसी को नहीं पता अपनी डेट ऑफ डेथ, तो इसको करने का सही समय क्या है, आज। एक्चुअली आप लेट हो चुके हो। राइट, तो ये सब गलतियाँ हैं, ये सब गलत फहमियाँ हैं। मेरे पे वेल्थ कम है, मैं बहुत यंग हूँ, राइट, मेरे बच्चे अपने आप कर लेंगे, मेरे पे है ही क्या, ये सब गलत फहमियाँ हैं। बिल्कुल, तो ये जो गलत फहमियाँ अगर आपके मन में भी इसी तरीके के कुछ हैं तो आप कोशिश करिए कि उन गलत फहमियों को आप ना पालें और जितना जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी एस्टेट प्लानिंग करें। लेकिन सर, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिना एस्टेट प्लानिंग के ही मर गया, किसी तरीके की वसीयत उसने नहीं बनाई है, कोई प्लानिंग नहीं की है, तो अब ऐसे में संपत्ति का क्या होता है? तो ऐसे केस में लॉ के अनुसार ये संपत्ति बटेगी। राइट, लॉ डिसाइड करेगा। और इंडिया में ये जो लॉ हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, आपके रिलीजन या धर्म पे, आप कौन सा धर्म फॉलो करते हैं। तो अगर आप हिंदू हैं तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से बटेगी। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम सक्सेशन एक्ट 1936 के हिसाब से बटेगी। और अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से बटेगी। और बाई चांस आप गोवा में रहते हैं तो ये किसी इंडियन एक्ट के अनुसार बटेगी ही नहीं, ये गोवन सिविल कोड जो कि पोर्चुगीज फैमिली एक्ट से क्रिएट हुआ उसके हिसाब से बटेगी। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज आपने विल बनाई है या नहीं बनाई, सपोज आपकी डेथ हो जाती है बिना विल बनाए, तो क्या आपकी संपत्ति बटेगी? बिल्कुल बटेगी। पर अब ये आपकी इच्छा से नहीं बटेगी, अब ये बटेगी कानून के हिसाब से, और ये कानून मैंने आपको बता दिया। अब ये जो कानून है ये
जो कानून ये क्रिएट करता है प्रॉब्लम्स, मिसकंसेप्शंस, क्योंकि कानून सारे हिंदूज के लिए सेम होगा। क्या इस कानून को पता है कि आपके परिवार की ज़रूरत क्या है ना? अगर मैं कहता हूँ एक हिंदू मेल के लीगल हेयर्स कौन होते हैं, उसकी माता अगर वो जिंदा है, मदर, उसकी वाइफ और उसके बच्चे। अब इसको क्या पता किस बच्चे की ज़रूरत क्या है, वाइफ की ज़रूरत ज़्यादा है, बच्चे की कम है, माँ को ज़रूरत है या नहीं है। लॉ तो बराबर बांट देगा जैसे लॉ है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लॉ के अनुसार ना बटे, मेरी इच्छा के अनुसार बटे, तो आपको विल या ट्रस्ट बनाना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि फादर की डेथ हो जाती है, जैसा कि आपने अभी बोला था कि कई बार ऐसा होता है कि फादर ये सोचते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो सारी चीज़ें जो है वो हैंडल कर लेंगी। अब किसी केस में फादर की डेथ हो गई, अब जो मदर है बच्चों की वो सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती, वो सोचते हैं चलो ठीक है बाद में बढ़ जाएगी, और उनकी भी डेथ हो जाती है। ऐसे केस में तब भी क्या कानूनी हैंडल करेगा? नहीं, तो फादर की जब डेथ हुई तो लॉ क्या कहता है, टाइटल टू अ प्रॉपर्टी कैन नॉट रिमेन वेकेंट फॉर इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। प्रॉपर्टी टाइटल लेस नहीं हो जा सकती, और टाइटल कब चेंज हो जाता है? इमीडिएटली। उसके लिए किसी कानूनी प्रक्रिया या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो सपोज फादर की डेथ हुई विल बनाए बिना, जैसे आप मुझे बताया, तो वो मान लेगा ये प्रॉपर्टी बढ़ गई। अगर वो हिंदू है तो हिंदू एक्ट के हिसाब से, मुस्लिम है तो मुस्लिम एक्ट के हिसाब। अब मदर की जब डेथ हुई तो मदर का पार्ट ही बटेगा, बाकी तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अनलेस बाकी बच्चों ने एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देके सब कुछ मदर के नाम कर दिया था फादर की डेथ के बाद, उस केस में मदर बन जाएंगी, और मदर के बाद मदर के लीगल हेयर्स को जाएगा। तो पहली जो लोगों को भ्रांति ये है कि वो सब कुछ मेरे फादर के बाद मदर का हो गया, अपने आप नहीं हुआ। ठीक है, वो तो लॉ के हिसाब से बढ़ गया, चाहे तुमने नाम कराया या नहीं कराया वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लॉ ने तो मान लिया कि नाम हो गया, और उसके बाद जब मदर की डेथ हुई तो मदर वाला हिस्सा मदर के लीगल हेयर्स को जाएगा, बाकी हिस्सा तो ऑलरेडी बट ही चुका था कानून के हिसाब से। सर अगर किसी के 3 बच्चे हैं और यही सेम सिचुएशन होती है और उनमें से 2 बच्चों में सहमति हो जाती है, एक बच्चे में सहमति होती ही नहीं है, तो क्या उसके पास किसी तरीके का कोई कानूनी राइट है? अगर वसीयत विल कुछ भी नहीं बना है तो, फैमिली ट्रस्ट नहीं है? नहीं, अब 3 में से 2 में सहमति है, 1 में नहीं है, तो जो एक जिसमें नहीं है उसका सेम राइट है जो बाकी दोनों का है। तो एक घर है, ठीक है, और समझ लो उनकी मदर और वाइफ नहीं है जिसकी डेथ हुई, तो ये 3 बच्चे ही उत्तराधिकारी हैं। अब इनका 1/3 हिस्सा है इस घर में। कौन सा 1/3 है ये लॉ नहीं बताता। लॉ कहता है 1/3 है, या तो कोर्ट में जाओ और अपना डिवीजन करा लो। अब 2 बच्चे कहते हैं जी हमें तो बेचना है, एक कहता है जी मुझे नहीं बेचना, इस पर पूरा राइट है मना करने का। आप इसे ये नहीं कह सकते कि बेचना ही पड़ेगा। हाँ, आप कोर्ट में जाके कह सकते हो कि भाई हमारा डिवीजन नहीं हो रहा, आप डिवीजन कर दो, या इसको बिकवा के हमारे पैसे 1/3 करा दो। राइट, तो आपका जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसके लिए औरों से एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं है, वो तो आपका अधिकार है।